हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 21 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले ही अटेम्प्ट में यानी कि सीजीएल 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और सीजीएल 2019 में मेरा प्री में मैथ्स में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले आपको सीजीएल 2021 के मैथ्स की क्वेश्चन की मैं आपको 19 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वीडियो सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और वीडियो होगी और उसके बाद आपको सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 21 शिफ्ट के अंदर 2021 का सीजीएल कंडक्ट किया गया था, जिसमें 525 मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो और इससे अगली वीडियो टोटल मिला के 21 वीडियो में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो सीरीज़ खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक और वीडियो होगी उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारे सारे लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा उसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊँगा, जिसका हमें जिससे हमको मेनली क्लियर करना होगा सीजीएल मेंस और प्री दोनों, ठीक है। एसएससी के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप उस मैथमेटिक्स की कोर्स से कर पाएंगे। और साथ में मेनली हमारा फोकस रहेगा कि हम एसएससी सीजीएल की प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करते चलेंगे। और प्रीवियस ईयर कंटेंट भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 और 2020 में तो मैंने सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल के ही कराए हैं। और 2021 से एसएससी जो भी एग्ज़ाम पूछा करेगी उसमें जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आया करेगा वो सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे देखने को मिलेंगे। कोई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। किसी को कोई इंक्वायरी हो या कोई डाउट हो मैथ्स में, कोई प्रिपरेशन की गाइडेंस चाहिए तो मुझसे पूछ सकता है। और ये कंटेंट मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके सामने दिया है। ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार कंटेंट देख लें। कंटेंट अगर चैनल पे आपको अच्छा लगे, कंटेंट चैनल पर एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब ऐसा सेम क्वेश्चन जो है वो 13 अप्रैल शिफ्ट 2 में आ चुका है, ठीक है। उसमें 3 पंक्चर्स थे, इसमें 2 पंक्चर्स हैं। और मैंने आपको बताया था क्या कि ये पंक्चर कुछ नहीं कर रहा, ये वही काम हो रहा है कि पहला आदमी किसी काम को कर रहा है तो 45 मिनट में कर रहा है, दूसरा आदमी किसी काम को कर रहा है तो 90 मिनट में कर रहा है। दोनों मिला के अगर साथ में मिलके काम करें तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन वही वाला है। इसमें सिर्फ ये है कि टायर के 2 पंक्चर है। एक पंक्चर जो है टायर को फ्लैट यानी कि उसकी पूरी हवा निकाल देता है 45 मिनट में, दूसरा पंक्चर 90 मिनट में सारी हवा निकाल देता है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एयर लीक आउट एट अ कांस्टेंट रेट तो कितना टाइम लगेगा दोनों पंक्चर्स को टायर को फ्लैट बनाने में। तो आपने देखा पहला पंक्चर जो है 45 मिनट ले रहा है, दूसरा पंक्चर 90 मिनट ले रहा है। तो आपने देखा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 45 और 90, तो इनका एलसीएम कितना आ गया। ये आपके पास टोटल वर्क आ गया, तो 45 और 90 का एलसीएम कितना, 90 आ जाएगा। 1 मिनट वर्क, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो मिनट में है, तो 1 मिनट का काम हमने पहले पंक्चर का निकाल लिया। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो आपने देखा कि 1 मिनट में जो पहला पंक्चर है वो 2 निकाल रहा है और दूसरा पंक्चर जो है वो 1 निकाल रहा है। तो आपने देखा निकालनी कितनी हवा है, 90। ये जो आपका टोटल वर्क है यही टोटल कैपेसिटी होगी टायर की, यही टोटल वॉल्यूम होगा टायर का। तो आपने देखा कि टोटल वर्क 90 हवा निकालनी है। 1 मिनट में पहला पंक्चर जो है वो 2 हवा निकालता है, दूसरा पंक्चर 1, तो 1 मिनट में कितनी हवा निकालते हैं, 3। तो 90 हवा निकालने में उनको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। अभी वाला क्वेश्चन है, कोसेक ए इक्वल टू सेक बी और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कोसेक ए अगर सेक बी के इक्वल है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। कैसे करेंगे देखो, आपने देखा कोसेक ए लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, राइट हैंड साइड में जो सेक लिखा है उसको आप कोसेक में चेंज कर लो। तो आपने देखा कोसेक 90 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेक थीटा को कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। आपने देखा कोसेक से कोसेक आपने हटाया तो आपने देखा राइट हैंड साइड में आ गया बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको बोला है ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से, ए वर्टिसेस से और बी वर्टिसेस से और सी वर्टिसेस पे, सी वर्टिसेस से। तो ए से जो
परपेंडिकुलर डाला वो BC पे जाके मिला D पे, और ये E आ गया आपके पास, ये F आ गया। ठीक है, आपको बोला है क्या कि AD BE और CF जो है वो P पे जाके मिलता है, पॉइंट P पे। फिर आपको एंगल दिया कि एंगल EPD, ये पूरा एंगल जो है इसकी वैल्यू आपको 110 डिग्री दे दी। फिर आपको बोला है कि एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल A का, तो आपने मान लिया ये जो है एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल B का। तो ये दोनों जाके मिल रहे हैं किस पे, Q पे। आपको एंगल AQB बताना। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे क्या कि PECD एक क्वाड्रिलेटरल है। आपने देखा PECD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। एक एंगल 110 का हो गया, दूसरा एंगल 90 का, तीसरा 90 का, तो चौथा एंगल जो है मतलब जो एंगल C है या फिर एंगल ECD आप बोल लो, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, मतलब इसका सम जो है वो 360 हो जाएगा। तो एंगल ECD जो है वो आपके पास कितना हो गया, 90 और 90 180, 360 में से 180 गया तो कितना रह गया, 180 में से 110 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 70 आ जाएगा। मतलब एंगल C जो है आपके पास, कंप्लीट एंगल C जो है वो आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री। या फिर एंगल ACB भी बोल सकते हो आप इसे एंगल ECD भी बोल सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। अब आपने देखा कि A जो वर्टिसेस है या फिर एंगल A का जो बाइसेक्टर है और एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो Q पे जाके मिलता है। तो आपको पता है कि Q पे जाके अगर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं तो वो इन सेंटर होगा। तो इन सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो आपने देखा कि एंगल जो है वो A का बाइसेक्टर और B एंगल का बाइसेक्टर जाके Q पे मिल रहा है। तो एंगल AQB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस इसके पीछे जो एंगल है, Q के पीछे कौन सा एंगल है, C। जैसे हम पहले निकालते थे कि B और C एंगल का जो बाइसेक्टर है मान लो वो P पे मिलता है, तो एंगल BPC जब हम निकालते थे तो हम एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 करते थे। तो इसके पीछे जो एंगल होता था वही वाला एंगल लेते थे। तो APB के पीछे कौन सा एंगल है, एंगल C। तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने देखा एंगल C कितना, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। तो 90 में 35 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 125 डिग्री। ठीक है, तो इतना सही क्वेश्चन था सिर्फ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला AD जो है वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एंगल BAC को, मतलब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AD एंगल बाइसेक्टर हो गया। AD अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो आपको पता है प्रॉपर्टी है कि AB/AC जो है वो आपको BD/DC के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा AB कितना 6, AC कितना 2x-3, BD कितना x-2, तो आपने देखा 6x, और यहाँ पे आ गया आपका तो आपने देखा 2x² - 7x - 6x + 6 = 0। तो 2x² की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 2x² - 13x + 6 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के। तो आपने देखा अब इसके फैक्टर बना दो। आपको पता है कि 6 दूनी 12 होगा, तो 12 × 1 भी 12 ही होता है। तो 2x - 1 और x - 6 जो है वो फैक्टर बन गए कि इसके 2x² - 13x + 6 के ये = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई हाफ, और एक x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो अगर हाफ वैल्यू आती है x की, तो अगर मैं BD की वैल्यू निकालता तो हाफ - 2 कितना हो जाता मेरे पास, -3/2 हो जाता मेरे पास। तो कभी क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है किसी ट्रायंगल की, किसी ट्रायंगल में अगर कुछ लेंथ दी है, मान लो BD की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, मतलब x की वैल्यू 1/2 नहीं है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 6। तो आपको बोला है कि BD की लेंथ बताओ, तो BD कितना आ जाएगा, 6 - 2, यानी कि BD की लेंथ आ जाएगी 4। CD की जो लेंथ है वो हो जाएगी 6, और AC की जो लेंथ है वो 2 × 6 - 9 आ जाएगी आपके पास AC की लेंथ, अगर आपसे AC पूछता तो। ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है एक सॉलिड कौन है जिसकी जो रेडियस है इतनी है, हाइट इतनी है, उसको मेल्ट किया गया 2 सॉलिड स्फीयर के साथ, ठीक है। तो फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन को 2 स्फीयर्स के साथ मेल्ट किया ताकि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ स्फीयर्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, R कितना 7
आर स्क्वायर एच, और फिर आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये तो हो गया आपका ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर, कितना है आपके पास 7 का क्यूब। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, सिलेंडर की रेडियस भी 7 है एच। ठीक है, और आपको बताना है कि कर्ड सरफेस एरिया बताना है आपको सिलेंडर का, यानी कि 2 पाई आर एच बताना है। ठीक है, तो आपने देखा पहले तो पाई और 7 का स्क्वायर कट गया कॉमन लेके, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 7 और ये तो गया। तो आपने देखा ये आपके पास कितना आ रहा है, आपने देखा कि 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ रहा है आपके पास 1/3 प्लस 8/3। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया, और हाइट जो है आपकी एच आ गई। तो आपने देखा 7 जो है वो 9/3, तो 1 + 8 कितना 9/3, तो कितना हो जाएगा 3। तो हाइट जो है आपके पास कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो अब आप इसमें पुट कर दो, आपने देखा पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, रेडियस कितनी 7, हाइट कितनी 21, तो आपने देखा 44 × 21, तो 44 × 21 कितना होगा आपके पास 21 चौक 84, और ये हो गया 924 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल इतना है ऑन अ सम ऑफ 62,500 रुपये, 2 साल की बात हो रही है, और रेट जो है 12% पर एनम है, पर कंपाउंडेड 8 मंथली, मतलब 8 महीने के हिसाब से बताना है। वैसे तो कंपाउंडेड ईयरली होता है या हाफ ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है, यहाँ पे बोला है कि कंपाउंडेड 8 मंथली, मतलब यहाँ पे ना तो हाफ ईयरली आपको दिया, ना आपको यहाँ पे बोला कि कंपाउंडेड क्वार्टरली बताओ या कंपाउंडेड एनुअली, आपको बोला कि कंपाउंडेड 8 मंथली आपको बताना है। ये क्वेश्चन CHSL में 2019 और 2020 में रिपीटेड आए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल कितना है 62,500, टाइम कितना है 2 साल, और कंपाउंडेड 8 मंथली का उसका मतलब क्या होगा, कंपाउंडेड 8 मंथली का उसका मतलब क्या होगा कि 8-8 महीने करके है आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा 2 साल कितने महीने के इक्वल होते हैं 24 महीने के इक्वल होते हैं। तो आपने देखा कि 24 महीने का मुझे आपको क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडेड 8 मंथली, तो 8-8 महीने करके 3 बार आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब रेट जो है वो आपको कितना है 12% पर एनम, मतलब पर एनम यानी कि पूरे साल का जो रेट है वो कितना है 12%, पूरा साल यानी कि 12 मंथ का जो रेट है वो कितना है 12%, तो 1 मंथ का रेट कितना आ जाएगा 1%, और आपको बोला कंपाउंडेड 8 मंथ लिया है, तो 8 मंथ का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा 8%, क्योंकि आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% पर एनम मतलब पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, पूरे साल का अगर 12% है यानी कि 12 महीने का 12% है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो, आपने देखा कि 62,500 का अगर आप 8% देखेंगे तो आपने देखा कि 62,500 का 8% आपके पास कितना आ जाएगा। आपको पता है अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आता है, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता है। पहली बार तो खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा क्योंकि इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं पहली बार तक। तो आपने देखा 62,500 का 8% जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, और आपने देखा कि ये 4 पे गया 25, ये 125, तो ना ये 25 ही आएगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 50 × 100 कितना हो गया 5,000। तो आपने देखा दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे भी आ जाएगा, तीसरे साल भी प्रिंसिपल पे भी आ जाएगा, प्लस अब इस 5,000 का 8% कितना हो जाएगा। आपको पता है 5,000 का 8% हो जाएगा 400, और फिर 10,000 का जो 8% होगा 5,000 और 5,000 10,000, तो 10,000 का जो 8% होगा वो कितना होगा 800। फिर आपने देखा 400 का 8% कितना होगा, आपने देखा 400 का 8% होगा 32। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का, यानी कि 24 महीने का 8-8 महीने करके। तो आपने देखा ये कितना हो गया 15,000 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 1,200 हो गया, और ये कितना हो गया 32 हो गया। तो आपने देखा 32 2 16,232 जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस आपको मोबाइल फ़ोन का गिवन है, आपको बोला है कि वो इतने प्रॉफिट पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस बताना। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाती है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना 59,620 × 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है 8.4, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास
108.4, और अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 55। अगर आप 1084 को डिवाइड करोगे 59620 से तो 55 आ जाएगा। तो 3 0 है 55 के बाद, तो 55,000 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन का कितना, 55,000। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। फिर आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है और ए बी की वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो आप कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज़ हो सकती है कि आप हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे हिट एंड ट्रायल से, आपने देखा कि अगर a की वैल्यू 8 हो तो b की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब a b का मल्टीप्लिकेशन अगर 8 है, 8 के 2 फैक्टर पॉसिबल है क्या, 8 और 1। तो आपने देखा यहाँ पे लगा के, यहाँ पे अगर आपने लगा के देखा तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई भी हो रही है। मतलब अगर आप a की वैल्यू a की वैल्यू 8 मान लें और b की वैल्यू 1 मान लें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नहीं तो अगर आप a की वैल्यू 1 माने, b की वैल्यू 8 माने, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा 1 × 8 कितना 8, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। अब आप रख के देख लो, आपने देखा a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर, तो आपने देखा 64 माइनस 1 63, या फिर अगर आप a की वैल्यू 1 रखते और b की वैल्यू 8 रखते, तो आप देखते हैं यहाँ पे -63 आ रहा है। -63 ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शन में अवेलेबल क्या है 63, तो 63 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। पर एक और चीज़, हाँ देखो 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 क्या चीज़ है कि ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं रखनी, क्योंकि आपको बोला कि a जो है b से बड़ा है और a और b दोनों जो है वो आपके 0 से बड़े, ठीक है। तो a जो है b से बड़ा है, तो इसमें जो है ये जो मैंने दूसरा हिट एंड ट्रायल लिया, इसमें जो है a छोटा है b से, तो ये वाली वैल्यू जो है पूरी नहीं हो सकती, मतलब -63 आ नहीं सकता, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा a b = 8, तो 8 के 2 फैक्टर हो सकते हैं 8 और 1, और आपने मानी कि a की वैल्यू अगर 8 है, b की वैल्यू 1 है, तो आपने इस पे लगा के देख लिया 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 64 प्लस 1 65, मतलब आपकी जो वैल्यू है 8 और 1 a और b की वो सही वैल्यू है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना 64 माइनस 1 63। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 2ab। तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 65, 2ab, तो 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा 81, यानी कि आपकी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, और मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab की वैल्यू पता है, ठीक है। तो आपने देखा 65 2 × 8, तो 65 में से अगर 16 में घटाऊँ तो मेरा कितना आता है 49। तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √49, यानी कि 7। तो a माइनस बी की 7, a प्लस बी की 9, तो 7 × 9 कितना हो जाता है 63। ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम आपसे 11 अप्रैल की शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा एरर भी था, आपको पूछा तो था कि डिफरेंस बताओ एंगल CAD और एंगल CBD का, पर आपको उसने एंगल CAD और एंगल CBD जो है ऑप्शन में दे दिए थे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा उसने एरर कर रखा था, जो कि मैंने अभी आपको 20 अप्रैल शिफ्ट 1 में आपको वो चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना, देखो कर लेते हैं। चलो, आपने देखा कि AB एक डायमीटर है सर्कल पे, जिसका सेंटर जो है वो O पे है, ठीक है। C and D are 2 points on the circle on the either side of AB। तो either side of AB मतलब अगर C पॉइंट ऊपर है, अगर C पॉइंट ऊपर है तो D पॉइंट जो है नीचे होगा, या फिर अगर D पॉइंट ऊपर होता तो C पॉइंट जो है वो नीचे होता, ठीक है। आइदर साइड ऑफ AB मतलब AB की दोनों साइड होने चाहिए पॉइंट। अगर C अगर ऊपर होगा तो D नीचे हो जाएगा, D अगर ऊपर होगा तो C नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला कि एंगल CAB की आपको वैल्यू दी है,
ठीक है। तो आपको एंगल सी ए बी की वैल्यू दी है कितनी, 52 डिग्री। फिर आपको बोला कि एंगल ए बी डी जो है वो कितना, 47 डिग्री। अब आपको पता है ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है, 90। तो आपने देखा ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, एक एंगल 90, दूसरा एंगल 52, तो तीसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। फिर आपने देखा ट्रायंगल ए बी डी है, एक एंगल अगर 90 है, दूसरा एंगल 47 है, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 43 डिग्री का। तो आपने देखा कि एंगल सी ए डी आपके पास कितना आ जाएगा, 52 + 43 यानी कि 95 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी बी डी आपके पास कितना आ जाएगा, 38 + 47 यानी कि कितना आ गया, ये 85 डिग्री। आपको इन दोनों एंगल का डिफरेंस पूछा था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 95 में से 85 गया तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 से 500। नंबर जो होने चाहिए 400 से 500 के बीच में होने चाहिए, सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12 और 16 इट लीव्स नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर का मतलब क्या, कि रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब होता है, जब नंबर पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, मतलब वो कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप किसी नंबर को 6, 12 और 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो नंबर जो है 6, 12 और 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको बताना है कि ऐसा नंबर जो 6 पे भी जाए, 12 पे भी जाए, 16 पे भी जाए, तो मतलब उसके एलसीएम पे भी जाए। तो आपने देखा 6, 12, 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 × 3 कितना आ गया, 48। तो आपने देखा 6, 12 और 16 का एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 48 आ गया। मतलब किसी नंबर को अगर 6 पे भी जाना है, 12 पे भी जाना है, 16 पे भी जाना है, मतलब इनके एलसीएम यानी कि 48 पे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि 400 से 500 के बीच में 48 के डिविजिबल कितने नंबर है। आपने देखा 48 × 10, जो कि आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आपने देखा 48 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 480। 400 से 500 के बीच में होता है। फिर अगर मैं इसमें 48 जोड़ूँ तो ये तो 500 से ऊपर वैल्यू चली गई, और अगर मैं इसमें से 48 घटा दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 432। तो आपने देखा 400 से 500 के बीच में जो 6 पे, 12 पे, 16 पे यानी कि इनके एलसीएम 48 पे जो दो वैल्यूज जाएंगी वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 432 और 480। आप 432 में से 48 दोबारा घटा के देखोगे 400 से छोटी वैल्यू आएगी। आपको इन का सम बताना है, ये जो दो वैल्यूज है इनका सम। तो आपने देखा इनका सम कितना हो जाएगा, 912। ठीक, आपको बोला ये नंबर है फॉल इफ अ 9 डिजिट नंबर is divisible by 72 then for the smallest value of x the value of 2y minus 3x। देखो कैसे करेंगे। आपने देखा 485x 3678y, ये एक नंबर है। आपको बोला है ये नंबर जो है ना 72 पे डिविजिबल होना चाहिए। अब 72 को कोप्राइम में आपने डिवाइड करा, आपको पता कितना आ गया, 8 × 9। मतलब अगर किसी नंबर को 72 पे डिविजिबल होना है, मतलब 72 का अगर उस नंबर को डिविजिबल होना है तो वो नंबर 8 पे भी जाना चाहिए, वो नंबर 9 पे भी जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 9 पे भी डिवाइड होना चाहिए उस नंबर को, 8 पे भी डिवाइड होना चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। आपने देखा कि यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास, 78 और y। तो लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास क्या है कि लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 हो जाए। तो आपने देखा कि 78 में अगर मैं देखूं कि 8 9 72 होता है, आपके पास 6 बचा। तो 6 में मैं क्या जोड़ूं, आपने देखा 6 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं जो कि 64 आपका हो जाएगा, तो 64 जो है वो 8 पे जाता है। मतलब 784 एक ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 8 होगा। तो y की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई, क्योंकि 784 ही एक ऐसा नंबर है। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ना लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा कि लास्ट 3 नंबर जिसमें से 2 नंबर है 7 और 8, तो तीसरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपके पास 4 आ जाएगा। यानी कि 784 जो है वो 8 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। y की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गई तो x की वैल्यू आप निकाल लो। आपने देखा कि x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सा डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा, अब 9 का। तो आपने देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा कि अगर मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना शुरू किया जिससे कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब इस नंबर के डिजिट का सम जो है 9 पे डिविजिबल होना चाहिए। आपने देखा 6 और 3 9 हो गया, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28 और 8 कितना 36, 36 प्लस x जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो आपने देखा 36 जो है वो खुद ही 9 पे जाता है।
तो x की दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, या तो 0 आ जाए क्योंकि 36 में 0 जोड़ूंगा 36 आएगा, और 36 जो है 9 पे डिवाइड होता है, तो आपने देखा x की वैल्यू या तो 0 पॉसिबल है या 9 पॉसिबल है, क्योंकि 36 में फिर 9 जोड़ूंगा अगर मैं तो मेरे पास 45 आ जाएगा। तो 36 और 9 45, 45 जो होता है वो भी 9 पे डिविजिबल होता है, मतलब 9 उसको डिवाइड कर सकता है 45 को। तो आपने देखा यहाँ पे x की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्या 0 और 9। तो आपको बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आपको लेना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x है कितनी 0, तो आपको x की वैल्यू यहाँ 0 लेनी है। तो 2y माइनस 3x, x की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू आपने कितने निकाली 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 0 आपके पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। आपको बोला है कि वैल्यू बतानी है x प्लस एक्स की पावर -1, तो x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो 1/x, मतलब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। आपको यहाँ से देख के ये लग रहा है कि क्या मैं इसमें कोई फॉर्म बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड मैंने x² से डिवाइड किया, तो मैंने देखा x² प्लस 1/x² और यहाँ पे -79 हो जाता लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा +79। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू मेरे को गिवन है, x प्लस 1/x मुझे बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा दोनों साइड 2 ऐड करके। तो आपने देखा राइट हैंड साइड कितना आ गया 2 ऐड करके 81, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 81, यानी कि ये कितना होता है 9 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि स्क्वायर से स्क्वायर गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इन द मंथ ऑफ मार्च का महीना है, दलीप जो है वो अर्न कर रहा है 501 रुपये ऑन एन एवरेज पर डे, ठीक है। पहले 18 दिन उसने कितना अर्निंग किया 495, लास्ट के 15 दिन उसने कितना अर्निंग किया 505 रुपये, ठीक है पर डे। और 18 मार्च को उसकी जो अर्निंग थी वो 50 रुपये ज़्यादा थी 17 मार्च से, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने 18 मार्च को कितना अर्न किया। देखो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, हद बार कर चुके हैं। कैसे होगा? आपने देखा कि मार्च में कितने दिन होते हैं 31 दिन में उसका जो एवरेज था वो कितना था 505 था, जिसमें से पहले 18 दिन में जो उसका एवरेज है वो कितना है 495, और लास्ट के 15 दिन में जो उसका एवरेज है वो कितना है 505, ठीक है। तो आपने देखा पहले 18 दिन के अंदर भी 17वां और 18वां दिन है, यानी कि 17वां और 18वां मार्च, लास्ट के 15 दिन में 17 और 18 मार्च है। मतलब पहले 18 दिन में भी आपके पास जब बात हो रही है कि उनका एवरेज 495 है, तो आपने देखा पहले 18 दिन में भी 17 और 18 मार्च आएगा, और लास्ट के 15 दिन में भी आपका 17 और 18 मार्च आएगा, क्योंकि 17, 18, 19, 20 अगर आप इसको जोड़ो 31 तक तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी वैल्यू हो जाती है 15। तो लास्ट के 15 दिन की अगर बात हो रही है तो 17 मार्च और 18 मार्च आपका आएगा। तो आपने देखा 17 मार्च और 18 मार्च यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपने देखा कि 18 नंबर का एवरेज कितना 495, तो टोटल कितना हो जाएगा 495 इंटू 18। फिर आपने देखा 15 नंबर का एवरेज अगर 505 है तो टोटल कितना हो जाएगा 505 इंटू 15। तो आपने देखा अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें मार्च के पहले 18 दिन और लास्ट के 15 दिन, मतलब इसमें मार्च का पूरा महीना तो आ गया, इसमें मार्च का पूरा महीना तो आ गया एक बार, और 17वां मार्च 17 मार्च और 18 मार्च 2 बार आ गया, मतलब एक बार तो मार्च का पूरा महीना आ गया, उसमें भी 17 और 18 मार्च है, और उसके अलावा 17 और 18 मार्च एक बार और आया, क्योंकि यहाँ पे भी 17 और 18 मार्च था, इन 15 नंबर में भी 17 और 18 मार्च था। तो आपने देखा 17 और 18 मार्च 2 बार है। तो आप क्या करो, पूरे मार्च के एवरेज यानी कि पूरे मार्च के टोटल से आप इसको माइनस कर दो। तो आपने देखा एक वैल्यू तो, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू तो आ गई जिसमें आपको मार्च की टोटल अर्निंग उसकी पता लग गई, ठीक है। और मार्च की टोटल अर्निंग में 17 मार्च और 18 मार्च तो है, एक बार और आ गया इसमें 17 मार्च और 18 मार्च। तो आप क्या करो 17 मार्च और 18 मार्च की अर्निंग का अगर आपको सम पता करना है तो आप इसमें से पूरे मार्च की अर्निंग माइनस कर दो। तो आपने देखा एवरेज कितना कमा रहा है पूरे मार्च में, ये 501 था यहाँ पे, तो एवरेज कितना कमा रहा है
501, तो टोटल कितना कमाएगा? मार्च में होता है 31 दिन, तो वो कितना कमाएगा? 501 इंटू 31। अब ये आपके पास 17 मार्च और 18 मार्च की अर्निंग का जोड़ आ गया। तो आपने देखा 495 इंटू 18 आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ गया 75 और ये आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो ये 17 और 18 मार्च की अर्निंग का जोड़ है। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 954। ठीक है, और आपने देखा कि 17 मार्च में जितना वो अर्न कर रहा है, अगर आप उसको 17 ही लिखो तो 18 में उसे 50 ज़्यादा वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा 954 में से 50 गया तो कितना आ गया आपके पास? 904, ट्वाइस ऑफ 17 मार्च। तो 17 मार्च की जो उसकी अर्निंग होगी वो कितनी होगी? 904/2, जो कि आपके पास कितनी हो गई? 452। आपको बताना है 18 मार्च की अर्निंग, तो 17 मार्च की अर्निंग से वो 50 ज़्यादा है। तो आपने देखा 452 में अगर मैं 50 जोड़ूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 502। ये आपका करेक्ट आंसर है। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला ए और बी एंटर करते हैं एक पार्टनरशिप में जिसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो इनकी इतना है। तो आपको पता है प्रॉफिट ऑफ ए बाय प्रॉफिट ऑफ बी जो होगा आपका, वो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो आपने देखा कि एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:5 यानी 3/5 हो जाएगा। तो आई ए बाई आई बी की जो वैल्यू है वो 3/5 हो जाएगी। और बोला है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ए विड्रॉ एंड कलेक्टेड बैक हिज मनी, मतलब कुछ महीने के बाद क्या हुआ कि ए ने अपने पैसे वापस ले लिए एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशियो इतना। तो आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का जो रेशियो है वो कितना है? 2:5। तो आपने 2/5 लिख लिया। आपको बोला है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड ए विड्रॉ, तो आपने मान लिया कि ए ने जो है ना एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और आपने देखा कि ए ने पैसा निकाल लिया कुछ महीने के बाद, बी ने तो नहीं निकाला। और आपको बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बी ने पूरा 1 साल पैसा इन्वेस्ट करके रखा। ठीक है, तो आपने देखा 5 से 5 गया 4, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 इंटू 2 कितना? 8। मतलब कितना टाइम इन्वेस्ट करके रखा ए ने? 8 महीने। क्वेश्चन में आपको बोला आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड ए विड्रॉ, तो 8 महीने के बाद ए ने विड्रॉ किया। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रन कर रही है 2 ट्रेन्स है। अब 2 ट्रेन्स है यानी कि 2 सब ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 ट्रेन रन कर रही हैं पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में। तो आपने देखा 2 ऑब्जेक्ट मोशन में, 2 ऑब्जेक्ट जब मोशन में होते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं स्पीड की जगह। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रेन मौजूद हो, तो हम डिस्टेंस की जगह लेंथ लेते हैं। ठीक है, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो हम डिस्टेंस की जगह लेंथ लेते हैं। तो आपने देखा 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों ट्रेन की आपको लेंथ लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ का जो जोड़ होएगा वो आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? 3 मिनट। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड आपने देखा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन या एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो क्योंकि लेंथ जो है आपको अदर ट्रेन की मीटर में पूछी है और 1 ट्रेन की आपको मीटर में लेंथ दी है। ठीक है, तो आपने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ ऑफ 1 ट्रेन आपको गिवन है कितनी? 230। लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन या अदर ट्रेन आपको निकालना है और 3 मिनट को अगर आप सेकेंड में चेंज करोगे तो 3 × 60 आपको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये गया 6 पे और ये गया 10 पे। फिर आपने देखा कि ये कितना आया? 10 × 5 × 10 और 230 प्लस L2। तो L2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5 × 10 50 × 10 कितना? 500 में से 230 गया तो कितना आ गया? 270। तो मतलब लेंथ ऑफ अदर ट्रेन जो है वो 270 मीटर है। अब ये वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, यानी कि 21 अप्रैल
शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले इंक्रीमेंट हुआ सैलरी में कितना 50%, उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन में था कि पहले डिक्रीमेंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ कितना 50-50%। अब की बार पहले 50% का इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो किसी वैल्यू में, जो कि इस क्वेश्चन में वैल्यू है सैलरी, तो सैलरी में अगर आप एक बार x% का इंक्रीमेंट, दूसरी बार आप y% का डिक्रीमेंट करेंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है नेट चेंज। तो आपने देखा कि 50 में से 50 गया तो माइनस का 2500/100 यानी कि माइनस का 25 आ गया आपके पास। अब माइनस क्या शो कर रहा है, गेन या लॉस, तो आपको पता है कि माइनस अगर आ गया आपके पास तो वो लॉस शो कर रहा है, ठीक है। अगर प्लस आता तो गेन शो करता। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 3 वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 है पर 0 और 90 डिग्री नहीं है। तो 30, 60 और 45 पुट करके देख लो, पहले 30 पुट कर लो। तो आपने देखा 30 अगर पुट किया तो साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। तो आपने देखा कि 4 का एलसीएम ले लो ऊपर, तो आपने देखा 1 -6 + 12/3/4। तो आपने देखा कि सॉरी 8 होएगा यहाँ पे, 12 नहीं होगा। तो आपने देखा 8 में 1 ऐड किया, 9 में से 6 गया कितना 3, तो 3/4 अपॉन 3/4, ये तो कट के 1 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। मतलब थीटा की जो वैल्यू है कितनी है 30 डिग्री। तो 45-60 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा cos 2φ, फाई कितना है थीटा, तो 2φ कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा 2 × 30, और साइन 3φ 3 × 30 कितना हो जाएगा 90, प्लस cosec 2φ यानी कि cosec 60। तो आपने देखा cos 60 कितना होता है 1/2, साइन 90 कितना होता है 1, और cosec 60 जो है वो आपके पास कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2/√3, और 1/2 में से 1 अगर मैं घटाऊँ, मतलब आधे में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो माइनस आधा आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। तो 4 - √3/2√3, और डिनोमिनेटर में तो कहीं भी नहीं है 2√3, 6 है। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो √3 को। तो आपने देखा 4√3 -3/6, तो माइनस का 3 है प्लस का 4 √3, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि AB और CD 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है। AB एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, ठीक है, और AD जो है वो डायमीटर है आपका, ठीक है। AD जो है वो आपका क्या है, वो आपका डायमीटर है। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी A और D के बीच में, तो आपने देखा कि लाइन जब ड्रॉ की A और D के बीच में, चलो किस्मत से सीधी लाइन लग गई, ठीक है। तो हमने देखा AB और CD 2 कॉर्ड्स हैं, सेंटर जो है वो O पे है, तो सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आपने देखा AD अगर डायमीटर है तो O जो है AD का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सेंटर जो है AD का मिड पॉइंट हो जाएगा। आपको बोला है कि AB और CD को जब प्रोड्यूस किया गया तो वो मिली जाके किस पे, P पे। आपको एंगल दिया है कितना, आपको एंगल दिया है एंगल DAP, मतलब ये वाला आपको एंगल दिया है कितना 27 डिग्री। आपको बोला है एंगल APD, ये वाला आपको एंगल दिया है कितना 35 डिग्री। आपको एंगल कौन सा बताना है, आपको बताना है एंगल DBC, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको बताना है। आपने देखा AD एक कॉर्ड है, आपने देखा AD एक डायमीटर है, कॉर्ड नहीं है, AD एक डायमीटर है। आपने देखा AD एक डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो एंगल ABD जो है वो तो 90 डिग्री हो गया, पहली बात। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, कि ट्राइंगल APD है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ट्राइंगल APD है, एक एंगल 27, दूसरा एंगल 35, तो एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल,
तो आपने देखा ये कितना आ गया 62 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 62 और ए और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं जो कि एक कॉर्ड बना रहे हैं, तो ए सी एक कॉर्ड है, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड कर दिया, तो आपने देखा ए सी एक कॉर्ड है, डी पॉइंट पे जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बी पॉइंट पे बनाएगी, मतलब ए बी सी जो एंगल है वो आपका कितना हो जाएगा 62 डिग्री। आपको पता है सेम कॉर्ड सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करता है। तो आपने देखा एंगल ए बी डी 90 है, जिसमें से एंगल ए बी सी जो है वो आपका 62 आ गया, तो आप दोनों को अगर माइनस कर दो तो आपके पास एंगल सी बी डी आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा है डी बी सी। तो आपने देखा इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 28 डिग्री आ जाएगी, 90 में से 62 गया। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल X% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेल इट बाय अलाउइंग 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, और लॉस हुआ इतने का, आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। देखो आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्क इनटू डिस्काउंट बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। आपने देखा कि लॉस हुआ कितने का 4.8% का, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ -4.8%, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितने का, अगर वो बोल रहा है कि उसको नुकसान हुआ है कितने का 4.8% का, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो आपने देखा अगर उसको लॉस हुआ 4.8% का, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ -4.8%। ये क्या शो कर रहा है, माइनस की उसको नुकसान हुआ है। और मार्कअप परसेंट जो है वो आपको बोला है कि उसने मार्कअप परसेंटेज, आपको पता है ना, मार्कअप परसेंटेज वो होती है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर परसेंटेज करके मार्क प्राइस उसने लगाया है, तो उसको मार्कअप परसेंट बोलते हैं और उसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कितना किया उसने x, और डिस्काउंट कितना दिया 30 इंटू एक्स बाई 100, तो आपने देखा 0 0 गया। तो आपने देखा x -3/10 x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 -4/8, यहाँ पे -30 है, लेफ्ट हैंड साइड में +30 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई 25.2, और यहाँ पे कितना है 10x -3x/10, यानी कि 7x/10 आ गया आपके पास। तो आपने देखा 7 इसको कितने में काटेगा, 7 या 21, 7 6 जा 42, तो x की वैल्यू जो है वो 3.6 इंटू 10 यानी कि 36। तो मार्कअप जो परसेंटेज है जो उसने मार्क किया कॉस्ट प्राइस से, कितना अबव परसेंट मार्क कर दिया उसने, 36% अबव मार्क कर दिया, x की वैल्यू 36 आ गई आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का। आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21/4, 5 4 जा 20 +1 21/4, ये कितना हो गया 7/2, डिवाइड में 7/2 है, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2/7 इंटू 5/12। इसकी जो वैल्यू है -3/16 से माइनस करनी है, इसकी जो वैल्यू है वो 3/16 से आपने माइनस करनी है। तो आपने देखा 7 दिया 21, 3 चौक 12, तो ये जो है ये कितना लिखा है 10/16 में से 3/16 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/16। उसके बाद डिवाइड बाय, आपने देखा 7 दिया 21 और 4 25/7, और फिर आप देखो कि ये कितना लिखा है, ये आपका लिखा है 20/3 5/14 इंटू, ठीक है, तो ये डिवाइड में है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100/42, ठीक है। तो 25/7 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 100/42। तो आपको पता है ना, पहले बॉडम मास अगर हम लगाते हैं तो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 25/7 मल्टीप्लाई कर दो 42/100 आ जाएगा, 6 4 3 और 2, ठीक है। तो 7/16 डिवाइड बाय 3/2 ऑफ 4/3, एक सही 1/3 कितना होता है 4/3। तो मतलब पहले आपको 3/2 इंटू 4/3 सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। तो 7/16 को डिवाइड करना है 2 से, तो 7/16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7/32। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कई बार आ गया आपको। क्वेश्चन में बोला है लैडर है 18 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट कर रही है एक वॉल के अगेंस्ट। तो ये मान लीजिए वॉल है, ये लैडर है, ठीक है, रेस्ट कर रही है वॉल पे, और एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल आपको बोला कितना 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री
एंगल है अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 30 डिग्री के साथ वाली साइड जो होती है √3 होती है, सामने वाली जो होती है 1 होती है, और हाइपोटेन्यूज होता है वो 2 होता है। आपको लेटर की लेंथ गिवन है कितनी, 18 मीटर। तो आपने देखा 2 की वैल्यू 18 मीटर। आपको बताना क्या है, हाउ फार इज द बेस ऑफ द लेटर। बेस ऑफ द लेटर का है यहाँ पे, फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से कितनी दूर है, मतलब आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो 2 की वैल्यू आपको पता है, मतलब 1 की वैल्यू बतानी है। तो 2 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि गिवन पाई चार्ट जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहा है 5 स्कूल के, और टेबल जो है रेशियो शो कर रहा है गर्ल्स और बॉयज़ का। ठीक है, तो आपने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स आपने 100 मान लिए। ठीक है, और परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आपको स्कूल डी की बात करनी है और स्कूल बी की बात करनी है। आपने देखा टोटल स्टूडेंट जो है 5 स्कूल में कितने मान लिए, 100। तो स्कूल डी में कितने बच्चे हो गए, आपने देखा 100 का 18% कितना आएगा, 18। मतलब स्कूल डी में कितने बच्चे हैं, 18। और स्कूल बी में कितने बच्चे हैं, आपने देखा बी कितना है, 15%। तो 15%, 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15। मतलब स्कूल बी में जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 15। स्कूल डी में कितने, 18। आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्कूल डी में, आपने देखा 3। मतलब 18 को 1:2 में डिवाइड करना है। तो आपने देखा 1 और 2 3, 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6। तो आपने देखा गर्ल्स जो है वो कितनी है स्कूल डी में, 6 है। इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी। तो आपने देखा 15 को 2:3 में डिवाइड कर दो, तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है स्कूल बी में वो कितने हैं, बॉयज़ इन स्कूल बी, और ये जो है गर्ल्स इन स्कूल डी। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल डी में है वो कितने % कम है नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी से। तो आपने देखा 6 जो है कितना कम है, 9 से, 3 कम है। पूछा किस पे, 9 पे ही पूछा है, इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब 33.33%, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा। आपको बोला करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है आपको, 33% जो आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। आपको बोला है कि परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस सी कितना है, 20%, और फीमेल एम्प्लॉयज़ का ऑफिस ई में जो परसेंटेज है वो कितना है, 40%। आपको बताना है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस ई। तो फीमेल बतानी है ऑफिस ई की, और फीमेल एम्प्लॉयज़ बताने हैं ऑफिस सी का, उसका रेशो बताना। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। आपने देखा ऑफिस ई में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, 72 डिग्री। ऑफिस सी में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, 54 डिग्री। अब ऑफिस सी में जो है वो 20% मेल है। आपने देखा ऑफिस सी में 100% जो है वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से 20% मेल है, तो 80% फीमेल होंगी। ठीक है ना, आप समझ गए ना कि ऑफिस सी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप में 100%, उसमें से अगर 20% मेल एम्प्लॉयज़ हो तो फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 80% हो गए। और ऑफिस ई में आपको फीमेल एम्प्लॉयज़ दी हुई हैं कितनी है, 40%। अब ऐसा ना करने बैठ जाना कि आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने बैठ जाओ, ठीक है, और उसके बाद आप फीमेल का नंबर निकालो फिर सॉल्व करो। तो ऐसा मत करना, आप डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप निकालने बैठे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस ई के और फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस सी के, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो रेशो होना है फिर ये तो कट ही जाना है बाद में। ठीक है, तो आप 72 डिग्री और 54 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने की ऑफिस सी और ऑफिस ई के। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। आपने देखा ही गया, ये गया 2 पे, ये गया 36 पे, और 36 और 54 आपस में एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, 2 और 3 पे, क्योंकि 36 और 54 जो है वो दोनों किस पे जाएंगे, 18 पे। 18 इन दोनों को कितने पे काट देगा, 2:3 में।
आपको बोला हाउ मेनी यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड इन स्टेट्स बी एंड डी टेकन टुगेदर। आपने देखा ये वाला जो बार है ये यूथ शो कर रहा है और ये वाला बार जो है ये एम्प्लॉयड यूथ जो है शो कर रहा है। अगर यूथ में से, टोटल यूथ में से मैं एम्प्लॉयड यूथ घटाऊं तो मेरे पास अनएम्प्लॉयड यूथ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेट बी में जो टोटल नंबर ऑफ यूथ कितने हैं 8, एम्प्लॉयड कितने हैं 7, तो अनएम्प्लॉयड कितना हो गया 1, और ये लाख में है, पॉपुलेशन जो है वो लाख में है। तो आपने देखा 1 लाख, और डी में आपने देखा 10 नंबर ऑफ यूथ है जिसमें से एम्प्लॉयड यूथ है 7.5, तो अनएम्प्लॉयड कितने हो गए 2.5, तो एक में आपने 2.5 ऐड कर दिया तो 3.5, तो 3.5 लाख जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है स्टेट बी और स्टेट डी में। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450। तो आपने देखा ये 450 है, तो 450 से कम वेजेस कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के हैं 30। इसका रेशियो बताना है टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650, तो ये 650 है और इससे अबव, तो इसकी वैल्यू कितनी है 35, ये कितना है 30, तो 65 रुपीज़, और उससे ज़्यादा जो डेली वेजेस है वो कितने वर्कर के हैं 35। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है CGL 2021 में ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो SSC की किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, फॉलो कर लेना, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।